वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन। तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, इसका तीसरा वीडियो आपको बताऊंगा। और इससे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समाप्त हो चुका है और ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी चीज़ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी के लिए, वो सारा कवर हो चुका है और हाइट एंड डिस्टेंस को भी आपको बताया जा रहा है। तो जाकर के ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को भी देखिए, वो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात किया था। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, और मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे बनाने के लिए। वही एल्केन को कंबसन करवाया था। जब एल्केन को कंबसन करवा रहा था तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैंने जो आपको तरीका बताया था उस तरीके से आप बड़े बड़े केमिकल इक्वेशंस को कैसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस भी लिखूँगा और सॉल्व करूँगा। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले CO2 चाहिए होता है और CO2 के साथ यहाँ पर जल चाहिए होता है। इसके बाद मैं और कुछ नहीं लिखूँगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर C6H12O6 बनता है और इसके साथ ऑक्सीजन बनता है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। क्लोरोफॉर्म और HNO भी आता है जिसको सनलाइट की उपस्थिति बोलते हैं। ये HNO होता है और इसके साथ एक क्लोरोफॉर्म भी होता है। HNO यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति को HNO से भी दर्शाया जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपसे यदि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूछा जाता है तो कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण लिखिए, और इसके लिए आपको 5 में 5 नंबर भी दिए जाते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है। आखिर में इसको बैलेंस हम कैसे करें, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मानूंगा पहले। मैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ABCD मान लेता। अब ABCD में LHS में कार्बन के लिए 1 और RHS में कार्बन के लिए 6C लिखा जाएगा। LHS में ऑक्सीजन के लिए लिखा जाएगा 2A, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और है तो लिखा जाएगा 2A + B, और RHS में ऑक्सीजन के लिए लिखा जाएगा 6C + 2B, 6C + 2B। LHS में हाइड्रोजन के लिए लिखा जाएगा 2B, और RHS में हाइड्रोजन के लिए लिखा जाएगा 12C। और जैसा कि आपको पता है कि केमिकल को क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है यानी कि LHS में कार्बन की संख्या और RHS में कार्बन की संख्या सब आपस में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। LHS में कार्बन की संख्या A है और RHS में कार्बन की संख्या है 6C, तो A बराबर 6C होना चाहिए। LHS में ऑक्सीजन की संख्या है 2A + B, और RHS में ऑक्सीजन की संख्या है 6C + 2D। LHS में हाइड्रोजन की संख्या है 2D, और RHS में हाइड्रोजन की संख्या है 12C। और मैंने इसमें एक और भी बात बताया था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको 1 मान लीजिए। देखिए कि A कितना बार आया है, A आया है 2 बार, और B आया है 2 बार, C आया है 3 बार। यहाँ पर C आ गया है 3 बार, इसलिए आपको C को 1 के बराबर मान लेते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको एक तरीका की तरह मानिए। तो मैंने कहा कि C बराबर 1। जब C बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 6। उसी तरह से मैं तीसरे इक्वेशन में यहाँ 2B बराबर, इसके अलावा मैंने C को क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, तो 12 × 1 लिखूँगा तो यहाँ से मेरा B का वैल्यू आ जाएगा 6। अब मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करूँगा 2, और A का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। A का वैल्यू है 6 प्लस, और B का वैल्यू है 6 बराबर 6 मल्टीप्लाइड बाई, और C का वैल्यू है 1 + 2D। तो यहाँ से ये 6 से कैंसिल हो गया तो D का वैल्यू आ जाएगा 6।
ये फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी डी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर ए को हटाइए और ए के बदले में यहाँ पर 6 लिखिए। बी को हटाइए और बी यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का वैल्यू आया हुआ है 6, यहाँ भी 6 लिखिए। उसके बाद सी का वैल्यू 1 है, इसको हटा करके इसको एज इट इज जैसा ही रहने दीजिए और डी का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। अब देखिए ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का एकदम संतुलित रिएक्शन है। जहाँ पर मैंने He लिखा है आप यहाँ पर क्लोरोफिल भी लिख लीजिए। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। LHS में देखिए कार्बन की संख्या 6 है, RHS में कार्बन की संख्या 6 है, LHS में ऑक्सीजन की संख्या 6 2 12 और 12 प्लस 6 यानी कि 18 है। RHS में भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है, 6 2 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। LHS में हाइड्रोजन की संख्या 12 है और RHS में हाइड्रोजन की संख्या 12 है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस का ये केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। और इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखेंगे, MI स्टार में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और 5 नंबर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। बायोलॉजी में भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इससे इक्वेशन से बातें आपसे पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री का ये बात है तो इसमें तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा आप रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसमें ब्रीदिंग का जो इक्वेशन होता है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। अब मेरे पास और भी कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं जिसको मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा और मेरा तरीका बिल्कुल यही रहेगा। जैसे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को जब तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ये सारे रिएक्शंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये सोचना है कि जो रिएक्शन दिए गए हैं उसको हम बैलेंस कैसे कर लें। रिएक्शंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। इसको याद करने के कुछ और अलग अलग तरीके होते हैं, तो उस तरीके के बारे में भी नहीं बात करना है। बस ये बात करना है कि आखिर में इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मानिए। तो मैंने यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A माना, इसको B माना और इसको C माना। अब पोटेशियम लिखा, RHS में भी पोटेशियम लिखा, LHS में क्लोरीन लिखा, RHS में भी क्लोरीन लिखा, LHS में ऑक्सीजन और RHS में भी ऑक्सीजन। अब LHS में पोटेशियम की संख्या है A, क्लोरीन की संख्या है A और ऑक्सीजन की संख्या है 3 है। RHS में पोटेशियम की संख्या है B, क्लोरीन की संख्या है B, ऑक्सीजन की संख्या है 3। यानी कि यहाँ पर A B के बराबर होना चाहिए, A B के बराबर होना चाहिए और 3A 2C के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कि इसमें जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आया होगा उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 के बराबर माना जाएगा। इसमें से आप किसी एक इक्वेशन को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों ही की बात लिखा हुआ है। A आया है यहाँ पर दो बार, यहाँ पर A 2 बार आया है इसलिए A को माना जाएगा 1। तो जब A बराबर 1 हो जाएगा तो B का भी वैल्यू हो जाएगा 1, और जब B का वैल्यू 1 हो जाएगा यानी कि 3 × 1 बराबर 2 × C, यानी कि C बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से A को हटा दीजिए और A के बदले में लिखिए यहाँ पर 1, या कुछ नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। B के बदले में भी यहाँ पर 1 लिखना है और C के बदले में लिखना है 3/2। अब देखिए LHS में पोटेशियम की संख्या 1, RHS में पोटेशियम की संख्या 1, LHS में क्लोरीन की संख्या 1, RHS में क्लोरीन की संख्या 1, LHS में ऑक्सीजन की संख्या 3, RHS में ऑक्सीजन की संख्या 3/2 × 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो केमिकल इक्वेशन होता है ये बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह होता है। मैथमेटिक्स के इक्वेशन और केमिस्ट्री का जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बराबर के चिन्ह की जगह पर यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। बाकी और कुछ अंतर नहीं होता है। यहाँ पर जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर सारे कैलकुलेशन वहीं पर किया जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में से मैं 2 को हटाना चाहता हूँ और पूरा का पूरा इसको इंटीजर फॉर्म में लाना चाहता हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ से 2 हट जाएगा। अब भी इक्वेशन बैलेंस ही है। तो इस तरह से मैं अभी और भी बहुत सारे रिएक्शंस लिखने वाला हूँ जिसके जरिए आपको बताया जाएगा और आपको याद करा दिया जाएगा। आप यहाँ पर क्लास में ही याद कर ले ताकि फिर से इसको रिविजन करने की कोई आवश्यकता ना पड़े।
एक और क्वेश्चन है, जैसे सल्फर का जो एक एटम, सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 8 एटम से मिल करके बना होता है, और इस जब S8 को ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तब SO3 बनता है। ये भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये कैसे आया इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। S8 प्लस O2 गिव्स SO3। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मानना पड़ेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को A मानिए, यहाँ पर B मानिए और यहाँ पर C मानिए। अब बस वही काम कर देना है और ये भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। LHS में सल्फर है, RHS में भी सल्फर है, LHS में ऑक्सीजन है, RHS में भी ऑक्सीजन है। LHS में सल्फर की संख्या हो जाएगा 8A, RHS में सल्फर की संख्या हो जाएगा C, LHS में ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2B और RHS में ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 3C, यानी कि 8A C के बराबर होना चाहिए और 2B 3C के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कि इसमें कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 माना जाएगा। यहाँ पर A आया है 1 बार, B आया है 1 बार और C आया है 2 बार, यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर C को 1 के बराबर माना जाएगा। तो मैंने C बराबर 1 मान लिया, तो 8A बराबर हो गया 1, यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी तरह से ये 2B बराबर C है, 2B बराबर 3 इंटू C है, तो 3 इंटू और C का वैल्यू है 1, यानी कि B का वैल्यू आ जाएगा 3/2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A के बदले में क्या रखा जाएगा, 1/8, यहाँ पर रखा जाएगा 1/8, और B के बदले में क्या रखा जाएगा 3/2, यहाँ पर आ गया 3/2। C के बदले में क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सल्फर की संख्या LHS में 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1, RHS में 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 3/2 इंटू 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पहले ही से है। अब इस 8 को हटाना चाहते हैं तो पूरे रिएक्शन में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ पर 3/2 इंटू 8, जब 3/2 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी कि इस जगह पर लिखा जाएगा 12 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 8। देखिए सल्फर की संख्या 8 है, RHS में सल्फर की संख्या 8 है, ऑक्सीजन की संख्या है 12 2 24, 8 3 24। हो गया ये रिएक्शन बैलेंस। और इस तरह के रिएक्शंस बहुत ही आसान होते हैं, यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तब हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे जल्दी से सॉल्व नहीं होता है। अगला इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर H2SO4 लिया, H2SO4 के लिया और H2SO4 का रिएक्शन करवाया NaNO3 से। NaNO2 है और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है HNO2 प्लस Na2SO4। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, बस यही मेथड लगाना है। और ये सवाल आज के वीडियो का लास्ट सवाल होगा। मैंने यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A B C D मान लूँगा। मानने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस किया गया है वही प्रोसेस यहाँ भी किया जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A B C D यहाँ पर मान लिया गया। अब मानने के बाद पहले देखिए कि यहाँ पर जो भी हमारे एटम्स है उस एटम्स को हम LHS और RHS में सेपरेट लिख दें। और जब आप LHS और RHS में सेपरेट लिख देंगे क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। या आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा ही कैलकुलेट करता हूँ। मैं यहाँ पर SO के जैसा नहीं लिखने वाला हूँ। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। LHS में हाइड्रोजन की संख्या 2A है और यहाँ पर RHS में हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा C, तो 2A बराबर हो जाएगा C। अब मैं डायरेक्ट केवल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा और वहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। सल्फर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा सल्फर के लिए, और RHS में सल्फर के लिए वैल्यू हो जाएगा D, यानी कि A बराबर हो जाएगा D। ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 4A और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2B। वही RHS में ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2C और प्लस हो जाएगा 4D। नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा B और यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा C। अब ये बन गया 4 इक्वेशन है। चारों इक्वेशंस में से वेरिएबल्स का मान पता करना है। पहले देखना है
कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आया होगा उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 के बराबर मान लिया जाएगा। ए आया है यहाँ पर 3 बार, उसके बाद बी आया है 2 बार, सी आया है 3 बार, डी आया है 2 बार, यानी कि ए और सी 3-3 बार आया है। दोनों में से किसी को भी आप 1 के बराबर मान सकते हैं। मैंने ए को 1 के बराबर मान लिया। जब ए को 1 के बराबर मान लूँगा तो यहाँ से 2 × ए बराबर आ जाएगा सी, यानी कि सी का वैल्यू हो जाएगा 2। जब सी का वैल्यू 2 आ जाएगा तो यहाँ से ए 1 है तो डी का भी वैल्यू हो जाएगा 1। बी बराबर सी है और सी का वैल्यू 2 है, यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन में देखिए 4 और ए का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस 2 और बी का वैल्यू कितना है 2 है, बराबर 2 × सी का वैल्यू है 2। कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ही है और ए बी सी डी का वैल्यू आ गया है, इसलिए इस इक्वेशन का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब यहाँ पर 4-5 भी और इक्वेशन बनने लगेंगे तो 1 या 2 ही ऐसा इक्वेशन होगा जिसके जरिए आप सारे के सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सब अनवेस्टेज चला जाएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 2, सी का वैल्यू आ गया है 2, डी का वैल्यू आ गया है 1। अब LHS में हाइड्रोजन की संख्या है 2, RHS में हाइड्रोजन की संख्या है 2, LHS में सल्फर की संख्या है 1, RHS में भी सल्फर की संख्या है 1, ऑक्सीजन की संख्या है 4, 4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 और 2 2 यहाँ पर 4, यानी कि RHS में ऑक्सीजन की संख्या है 8। और सोडियम की संख्या देख लेते हैं तो Na है यहाँ पर 2 और यहाँ भी Na है 2, यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो अभी तक मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं पिछला वीडियो और इस वीडियो में, वो सवाल आपको NTSE ओलंपियाड KVQI बोर्ड में ऐसे ऐसे रिएक्शंस पूछे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा और इतना टफ रिएक्शन नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सिंपल रहता है। जैसे कि H2 + Cl2 गिव्स HCl, बोर्ड के क्वेश्चन इस तरह के वो आपके होंगे, H2 + Cl2 गिव्स HCl या C + O2 गिव्स CO2 या H2 + O2 गिव्स H2O या H2 + O2 गिव्स H2O2 या N2 + H2 गिव्स NH3। ये सब आपके बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन ये सब जो क्वेश्चंस है या पिछला वीडियो में भी मैंने जो क्वेश्चंस करवाया है वो सारे क्वेश्चंस ओलंपियाड KVQI और NTSE के एग्जामिनेशंस में ही पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा केमिकल इक्वेशंस के जो मैंने तरीके आपको बताए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके और लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो भी आपको मैथमेटिक्स या साइंस में जो भी चीज़ें में आपको कठिनाई होती होगी आप उसको कमेंट में बताएं। तब तक ऑल द बेस्ट।